नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। इसी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो इसी के अंतर्गत आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान के रणथंभौर के दुर्ग की। देखिए, सबसे पहले राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस ज़िले में है? तो राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में रणथंभौर का दुर्ग है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरी बात, ये जो रणथंभौर का दुर्ग है वो किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो देखिए, राजस्थान का ये जो रणथंभौर का जो दुर्ग है वो रण और थम्मन इन दो पहाड़ियों के ऊपर निर्मित है। अब आप बताइए, दुर्गों की जो श्रेणियां हैं तो किस श्रेणी में हम इस दुर्ग को शामिल करेंगे? आप सभी का जवाब आ गया है कि गिरि दुर्ग सही है। लेकिन देखिए, दुर्गों की जो 9 श्रेणियां हैं उन 9 श्रेणियों में से 3 श्रेणियों में इस दुर्ग को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी है वो 3 श्रेणियां? गिरि दुर्ग बात कर चुके हैं, पहाड़ी पर है तो गिरि दुर्ग। ये जो दुर्ग है इसके चारों तरफ घने वन है, इसलिए इसे वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाएगा। तीसरा है एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पथरीला या फिर कंटीला आवरण, मतलब चारों तरफ पत्थर और कंटीली झाड़ियां होती है, उसे एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये दुर्गों की 3 श्रेणियों में आता है, एरण, गिरि और वन दुर्ग। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो दुर्गों की 3 श्रेणियों में रखा जाता है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की चाबी। तो झाइन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहते हैं। चाबी देखिए क्या होता है कि आपको किसी रूम में जाना है, उसके ताला लगा हुआ है, जब तक आपको चाबी नहीं मिलेगी क्या आप ताले को खोल करके दुर्ग में उस रूम में प्रवेश कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहे हो तो उसके पहले झाइन का दुर्ग आएगा और झाइन के दुर्ग को जीत लोगे तभी आप रणथंभौर की तरफ बढ़ोगे ना। इसलिए झाइन के दुर्ग को रणथंभौर के दुर्ग की चाबी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण कब व किसने करवाया था। देखिए, इस दुर्ग का निर्माण 994 ईस्वी में रणथम्मन देव ने करवाया था। इस मामले में थोड़ा सा एक मत नहीं है, इतिहासकार अलग अलग बातें देखने को मिलती है। तो यहाँ थोड़ा सा इतना हमें नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा जो पॉइंट है जहाँ पर सब एक मत नहीं है वो क्वेश्चन में पेपर में नहीं आता, और अगर आ भी गया तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, 994 ईस्वी में रणथम्मन देव ने, याद रह जाएगा, रणथम्मन और रण और थम्मन 2 पहाड़ियों पर भी ये बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनाम की, इस दुर्ग के कुछ उपनाम या अन्य नामों की। देखिए, इसे कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई या चित्तौड़ दुर्ग का छोटिया भाई, ऐसे कुछ करके, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा, कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट है हमीर देव की आन बान शान का प्रतीक, क्योंकि हमीर देव चौहान कहाँ से थे? यहीं से थे, इसलिए ये हमीर देव की जो आन बान शान का प्रतीक इस दुर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए कमेंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको देखा गया है। तो हम इसको देख लेते हैं, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में एक बार फिर से ये आपको पेपर में देखने को मिले। तो अबुल फजल ने कहा, बाकी दुर्ग नंगे ये बख्तर बंद है। देखिए, ऐसा क्यों कहा? थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे तो हमें एग्ज़ाम में याद रहेगा कि किस दुर्ग के लिए कहा है। तो देखिए, इसलिए कहा है क्योंकि हमने बात की कि ये जो दुर्ग है 2 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जबकि कहीं कहीं जिक्र आपको मिलेगा कि ये दुर्ग 2 नहीं बल्कि 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है। देखिए, यानी ये जो दुर्ग बना हुआ है इसके चारों तरफ 7 पहाड़ियाँ हैं और उन 7 पहाड़ियों के बीच में ये दुर्ग है। तो अगर हम दूर से देखते हैं तो ये दुर्ग हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि ये जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई देती है।
हम जब पास में जाते हैं तब पता चलता है यहाँ कोई दुर्ग है, यानी चारों तरफ से ये पहाड़ियों से कवर है। इसलिए अबुल फजल ने कहा है बाकी दुर्ग नंगे ये बख्तर बंद है। ठीक है, देखिए फिर हम बात करते हैं आक्रमणों की। इस दुर्ग पर कब, किसने, क्यों आक्रमण किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1291-92 ईस्वी में यहाँ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। कब, 1291-92 में। किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी, पूरा नाम जलालुद्दीन खिलजी ने। उन्होंने यहाँ घेरा डाला पर वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाए, बड़े परेशान हो गए, लंबे समय तक घेरा डाले रहे, नहीं जीत पाए। लास्ट में थक हार कर उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से वापस दिल्ली रवानगी ले लेते हैं। तब किसी ने कहा कि हम यहाँ आए, इसको जीतना चाहते थे, इतने दिन तक यहाँ घेरा डाले रहे, अब हम वापस जाएंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, कितने दिन तक घेरा डाले हुए थे, अब वापस जा रहे हैं। तब किस तरीके से तो इंसान अपने आप को सांत्वना देगा। तो इसीलिए जो है जलालुद्दीन ने कहा ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यहाँ कई जगह आपको 100 भी मिल सकता है, कई जगह 10 भी मिल सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। ये बात किसने कही, कब कही, तो किसने कही, जो है जलालुद्दीन ने कही। कब कही, जब उसने रणथंबोर के दुर्ग को जीतने की कोशिश की और वो नहीं जीत पाया, तब उसने ये कमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और वो नहीं जीत पाया, वापस चला गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर 1301 में इन्हीं जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय 1301 में रणथंबोर के शासक थे हमीर देव चौहान। ठीक है, उस समय यहाँ पर आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके भतीजे हैं, जलालुद्दीन के। ठीक है, तो उस समय देखिए क्या होता है, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम साका होता है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम साका कौन से दुर्ग में होता है, तो वो है रणथंबोर के दुर्ग में। कब होता है, 1301 में। उस समय यहाँ के जो है किसका राज था, तो हमीर देव चौहान का। ठीक है, अब देखते हैं किसने किया। तो हमीर देव चौहान की पत्नी थी रानी रंग देवी। इन्होंने जो है जौहर किया। उन्हीं की पुत्री थी देवल देव। देखिए, देवल दे ने जल जौहर किया था। ठीक है, राजस्थान का प्रथम जल जौहर कब, 1301 में। किसने, देवल दे ने। कौन थी, हमीर देव चौहान और रानी रंग देवी की पुत्री। ठीक है, कौन से तालाब में इन्होंने जल जौहर किया, तो पदमला तालाब में इन्होंने जल जौहर किया था। ठीक है, और पुरुष क्या करते हैं, केसरिया। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, साका। ठीक है, महिलाएं जौहर, पुरुष केसरिया धारण करते हैं, यानी केसरिया जो साफा पहनते हैं उसको बोलते हैं, और इसको मिला के बोलते हैं साका। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों लाइनें ये एकदम आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, उस समय जब अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को जीत लिया, तब अमीर खुसरो ने एक कमेंट किया था। वो कमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखना। आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये किसका कमेंट है, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो ने ये कमेंट कब किया, 1301 में। कौन से दुर्ग को जीतने पर ये कहा, तो रणथंबोर दुर्ग। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ये पता है हमें कि क्या पूरी कहानी है, तो किसी भी तरीके से पूछे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या बोला, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ठीक है,
फिर देखिए हम बात करते हैं हमीर की कचहरी। और देखिए ये जो हमीर देव चौहान के समय जो आक्रमण किया, अलाउद्दीन ने इसको जीत लिया, इसमें जो दो सेनापति थे हमीर देव चौहान के, रणमल और रतिपाल, उनके छल की वजह से हमीर देव चौहान इस दुर्ग को हार गए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है अलाउद्दीन ने दुर्ग का घेरा डाले रखा, वो इसको नहीं जीत पाए। लास्ट में जो है उन्होंने एक चाल खेली और उन्होंने हमीर देव चौहान को कहा कि हम समझौता करना चाहते हैं, और ठीक है, तो हमीर देव चौहान ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के पास भेज दिया। अलाउद्दीन ने उन दोनों को एक झांसा दिया कि आप ये दुर्ग जीतने में हमारी मदद कर दो, हम आपको इसकी गद्दी पर बिठा देंगे। तब इन्होंने, रणमल और रतिपाल ने दुर्ग का जो है दरवाज़ा खोल दिया और ये इन आक्रमणकारी अंदर चले गए और इस दुर्ग को जीत लिया गया। तो रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर देव चौहान की हार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो कुछ निर्मित है महल मंदिर वगैरह उनकी। देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा हमीर की कचहरी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है हमीर देव चौहान रणथंभौर में है, तो हमीर की कचहरी भी कहाँ मिलेगी, इसी रणथंभौर दुर्ग में। ऐसा माना जाता है कि हमीर देव चौहान ये एक भव्य महल है जहाँ पर हमीर देव चौहान बैठ करके जनता की वो क्या न्याय किया करते थे। नेक्स्ट है जोरा भोरा का महल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ कर्मावती की अधूरी छतरी भी देखने को मिलेगी, या जिसे कर्मावती का अधूरा स्वप्न भी कहा जाता है। देखिए ऐसा क्यों है, ये कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती, इन्होंने एक छतरी का निर्माण शुरू किया था राणा सांगा के समय। राणा सांगा की पत्नी थी रानी हाड़ी रानी कर्मावती, उन्होंने एक छतरी का निर्माण शुरू किया। वो छतरी बन ही रही थी कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई, इसीलिए इसे अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न के नाम से भी जाना जाता है। तो अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न एक ही है। नेक्स्ट है पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जोगी महल आपको देखने को मिलेगा। जोगी महल का निर्माण है जो ऋषि मुनियों के लिए करवाया गया था, फिर यहाँ जोगी रहने लग गए कालांतर में, इसलिए आज उसे जोगी महल के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिनेत्र गणेश। देखिए गणेश तो समझ में आ रहा है, गणेश जी का कोई मंदिर है। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र, तीन नेत्र किनके होते हैं, शिव जी के, लेकिन यहाँ रणथंभौर के दुर्ग में गणेश जी हैं, उनके तीन नेत्र है, इसलिए इन गणेश जी को ही कहते हैं त्रिनेत्र गणेश। और देखिए यहाँ इस गणेश जी की एक खासियत और है, पूरे राज्य से या देश से या बाहर से भी जो है लोग जिनकी कुछ मनोकामनाएं होती है वो चिट्ठी के माध्यम से इन गणेश जी को चिट्ठी लिखते हैं। वहाँ बाकायदा ये चिट्ठी जाती है, वहाँ के जो पंडित जी या पुजारी जी होते हैं वो इन चिट्ठियों को गणेश जी को बाँच करके सुनाते हैं, यानी पढ़ करके सुनाते हैं और कहते हैं कि ये इनकी समस्या है, आप इनको पूरी कीजिए। तो आपकी भी किसी की समस्या हो तो आप इन गणेश जी को चिट्ठी लिख सकते हो। अभी नहीं लिखनी है, एक बार वीडियो पूरी देख लीजिए, उसके बाद मैं भी लिखूंगी। नेक्स्ट है 32 खंभों की छतरी। तो देखिए 32 खंभों की छतरी, नाम से पता है इसमें 32 खंभे हैं। कब बनवाई, किसने बनवाई, क्यों बनवाई? तो 32 खंभों की छतरी बनवाई थी हमीर देव चौहान ने। क्यों बनवाई थी? इनके पिता जैत्र सिंह ने 32 वर्षों तक यहाँ शासन किया था, तो उन 32 वर्षों के शासन की याद में ही हमीर देव चौहान ने अपनी या पिता की याद में पिता की 32 सालों के शासन की याद में ये 32 खंभों की छतरी बनाई थी। जो भी मैं नहीं बोल पा रही आप समझ गए होंगे। 32 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान ने, जैत्र सिंह ने जो 32 वर्ष तक शासन किया उसी की याद में। ठीक है, अभी
नेक्स्ट है अधूरा स्वप्न, ये कर्मावती की अधूरी छतरी, अधूरा स्वप्न एक ही बात है, गलती से इधर लिख दिया। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ यंत्रों की हम बात करेंगे जो इस दुर्ग में काम में लिए गए थे। साबात, अर्रादा और मगरनी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साबात क्या होते हैं। तो पहले अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए एक कमरे जैसी आकृति। देखिए दुर्ग है और नीचे जो है आक्रमणकारी है वो क्या करते हैं कि गिरी दुर्ग है उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो इतना सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऊपर अगर शत्रु है और नीचे से कोई आक्रमणकारी जाएगा तो वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो ये जो साबात है वो कमरे जैसे बने हुए होते हैं, उसमें क्या करते हैं सैनिक आगे पहुंचते हैं, कमरे जैसी बना लेते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, वहां जाके फिर आगे बना लेते हैं। इस तरीके से ये साबात युद्ध के समय में काम में लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अर्रादा। तो देखिए अर्रादा क्या होता है, अर्रादा पत्थर फेंकने के काम आते हैं। पत्थर का मतलब ये नहीं पत्थर फेंक रहे कोई पागल हुआ पत्थर फेंके, मतलब दुश्मन की सेना को परेशान करने के लिए जब उसके ऊपर पत्थर से आक्रमण किया जाता है तो उस यंत्र को बोलते हैं अर्रादा। नेक्स्ट है मगरनी। मगरनी क्या है, मगरनी से ऐसा यंत्र जिससे आग के गोले दुश्मन की सेना के ऊपर फेंके जाते हैं उसे बोलते हैं मगरनी। तो ये तीन ऐसी शब्दावली है, साबात, अर्रादा और मगरनी। साबात कमरे जैसे होते हैं, अर्रादा दुश्मन की सेना के ऊपर पत्थर फेंकने का यंत्र है, अगरनी कोई ज्वलनशील पदार्थ आग के गोले दुश्मन की सेना पर फेंकने के यंत्र है। नेक्स्ट है दरवाजा। इस दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है, नौलखा दरवाजा। नौलखा नवलखा एक ही बात है, आप तो 9 से याद रख लो, 9 या नौलखा दरवाजा है इसका मुख्य दरवाजा। नेक्स्ट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बच गई, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे। यानी ये दुर्ग देखिए दुर्गों की ऐसी श्रेणी में है जो 3 श्रेणियों में आता है, गिरी, एरण और वन। और यही दुर्ग ऐसा है जिसमें आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। तो ये था राजस्थान का रणथंभौर का दुर्ग, अपने आप में अनोखा, अनुपम, अनूठा, हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम साका हुआ, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ। तो अपने आप में अनूठा होना ही है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है हुआ है। आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जो लाइक है, शेयर है और चैनल को सब्सक्राइब है मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।